अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नावल है दिले जुनून, एपिसोड 8, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी नावल स्टार्ट करते हैं। इन्फाल अपने कमरे में थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। अभी वो घुटनों में मुंह दिए उदास सी बैठी हुई थी जब दरवाज़ा नॉक होने पर उसने सर ऊपर उठाकर देखा। बदरान दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और चलता हुआ इन्फाल के पास आया, लेकिन उसकी सुर्ख आंखें देखकर वो बेचैन हुआ था। इन्फाल, क्या हुआ? तुम रो रही थी? बदरान ने परेशानी से पूछा। नहीं, मैं रो नहीं रही थी, शायद मुझे बुखार हो गया है, इन्फाल ने कपकपाते लहजे में कहा। उस वक्त उसे यही बहाना ठीक लगा। बदरान ने उसके माथे पर हाथ रखे चेक किया, जिसे सचमुच में बुखार था। तुम्हें तो बुखार है, इसलिए तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती, बदरान ने अपने मोबाइल पर नंबर डायल करते कहा। उसके चेहरे पर खुद के लिए परेशानी देखकर इन्फाल मुस्कुरा पड़ी थी। सफेद शलवार सूट में कंधों पर ब्लैक कलर की चादर रखे सामने खड़ा खूबरू इंसान उसका भाई था, और उसे अपने भाई पर फख्र था। उसका भाई उससे कितनी मोहब्बत करता है वो अच्छी तरह जानती थी। बस थोड़ी देर में डॉक्टर साहिब आ जाएंगे, बदरान ने दोबारा इन्फाल के सामने बैठते कहा। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो, तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। कुछ चाहिए? बदरान ने मोहब्बत भरे लहजे में इन्फाल को देखते ही पूछा। इन्फाल कुछ देर खामोश नजरों से अपने भाई को देखती रही। क्या सच में उसका भाई अपनी नफरत को साइड पर रखकर उसकी शादी ज़ाद से करवा सकता है? और अगर उसके भाई ने उससे ही गलत समझा तो? वो अपने भाई की नज़रों में गलत साबित नहीं होना चाहती थी। इससे पहले कि इन्फाल कोई जवाब देती, मुलाजमा के साथ डॉक्टर वहाँ आ गया था। बदरान ने इन्फाल की तरफ देखा जो खामोश थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद इन्फाल को आराम करने का कहा और दवाई दिए वहाँ से चला गया। बदरान भी वहाँ से चला गया, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि इन्फाल ज़रूर कुछ न कुछ छुपा रही है, इसलिए बाद में उससे बात करने का सोचकर वहाँ से चला गया। और इन्फाल आंखें मूंदे लेट गई थी। इस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही थी वही जानती थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सैरिश जो अगली सुबह अपने घर के बाहर आई तो सामने खड़े तसीन को देखते हैरान हुई। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखते बिना उसका जवाब सुने वहाँ से जाना चाहा, लेकिन तसीन उसके सामने दीवार बना खड़ा था। तुम्हें लेने आया हूँ, तसीन ने अपनी ग्लासेस उतारते उसके सामने आते संजीदगी से कहा। इस वक्त फुल ब्लैक कलर की पैंट शर्ट में वो खूबरू लग रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कुराहट नहीं थी, सर्द महरी थी। क्या मतलब? सैरिश की ज़बान लड़खड़ाई। मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, वो भी अच्छी तरह से, तसीन ने सैरिश के करीब आते तंजिया लहजे में कहा। आप इससे पहले सैरिश कुछ कहती कि तसीन उसके मज़ीद करीब आया, इतना करीब कि सैरिश ने अपना सर पीछे को किया था। अगर वो ना करती तो दोनों के सर एक दूसरे के साथ टकरा जाते। उसकी बंद आंखें देखते ही तसीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तसीन ने उसे बाजू से पकड़े सीधा किया और घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले गया और दरवाज़ा खोले उसे अंदर बैठाया। सैरिश एकदम मुखला गई और खुद को आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन तसीन के सामने वो कमज़ोर सी थी। आप मुझे अगवा कर रहे हैं? मैं आपकी जान ले लूँगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सैरिश गुस्से में तसीन की तरफ झपटी। उसके नाखून तसीन के गाल पर जा लगे जहाँ से खून रिसने लगा था। तसीन ने उसके दोनों हाथों को दबोचे उसको खुद के करीब किया था। सैरिश ने उसके चेहरे पर अपने दिए के निशान को देखा तो एकदम घबरा गई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हें अगवा कर रहा हूँ, और मैंने तुम्हें हाथ इसलिए लगाया क्योंकि हाथ लगाए बगैर तुम मेरे साथ नहीं आती। और जहाँ तक बात है जान लेने की, तो बंदा हाथ से रह ले लो, लेकिन यहाँ नहीं, तसीन एक आंख दबाते बेबाकी से कहा और झुक कर हल्का सा सैरिश के नाक को लबों से छुआ, जो उसके लम्स पर एकदम कप आ गई और आंखें फाड़ी बेयकीनी से तसीन को देखने लगी। अभी और इसी वक्त खाला जान को कॉल करो और कहो कि कुछ दिन के लिए काम पर नहीं आओगे, कोई भी बहाना बना दो, तसीन ने गाड़ी ड्राइव करते संजीदगी से उसे हुक्म दिया। सैरिश उसकी बात सुनते होश में आई। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? अभी और इसी वक्त गाड़ी रोके, वरना मैं बाहर कूद जाऊँगी, सैरिश ने उसे धमकी देते कहा। सैरिश, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे नहीं लगता कि अपनी वजह से तुम अपनी माँ को कोई तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करोगे। तसीन ने गाड़ी ड्राइव करते अपने लफ्ज़ों से उसे बहुत कुछ बावर करवा दिया था। आप इस कदर घटिया हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था, सैरिश ने बेबसी से कहा। मैं कितना घटिया हूँ मिस सैरिश, अभी तुम इस बात से लाइल्म हो, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा करो, तसीन ने सर्द लहजे में कहा। और ना चाहते हुए भी उसने कांपते हाथों से शुबाना को कॉल किए अपने
कुछ दिन ना आने की वजह बताई और फ़ोन बंद कर दिया। इससे पहले कि सैरिश कुछ कहती, तसीन ने झटके से गाड़ी रोकी और सैरिश की तरफ रुख मोड़ी एक सफ़ेद रंग के रुमाल को सैरिश के नाक पर रख दिया, जो एक सेकंड में बेहोश हो गई। तसीन ने गहरा सांस लेते सैरिश को देखा। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा उसी वक्त दिल दे बैठा था, लेकिन तुम सीधी चीज़ नहीं हो, आसानी से नहीं मानोगी। तसीन ने सैरिश के चेहरे पर झूलती बालों की लट को कान के पीछे करते गहरे लहजे में कहा और पीछे हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जज्बात में बहकर गलती कर बैठे। और दोबारा गाड़ी ड्राइव करने लगा। ज़रूर उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। हाय हैंडसम, मारिया ने यशम के कंधे पर हाथ रखते एक अदा से अपने बालों को पीछे झटकते हुए कहा, जो चेहरे पर करख्त के लिए खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यशम ने मारिया को देखते सर्द लहजे में पूछा, जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट शर्ट पहनी थी, जिसमें उसकी आधी सफ़ेद कमर नुमाया हो रही थी, और चुस्त पैंट पहनी वो यशम के सामने खड़ी अपनी नुमाइश कर रही थी। सिल्की बालों की उसने पोनी की हुई थी, जिससे कुछ लटें निकलते उसके चेहरे पर बोसा दे रही थी, और वो आज ही वापस पाकिस्तान आई थी। ब्लैक मॉन्स्टर के काम पर वो बाहर गई थी। यशम ने आंखों में नफरत लिए मारिया का हाथ जोर से झटका था। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। यशम ने गुस्से से मारिया की गर्दन को दबोचे कहा, जो भी तकलीफ के बावजूद मुस्कुरा रही थी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस वो चाहिए जिसके बारे में सिर्फ तुम जानते हो। मारिया ने अटकते हुए कहा तो यशम ने सर्द नज़रों से उसे देखा था। वो जानता था कि वो किस बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर सदमोहरी की जगह शैतानी मुस्कुराहट ने ले ली। इफ्रा किचन में दाखिल हुई और इतना शानदार बड़ा किचन देखकर उसका मुंह हैरत के मारे खुल गया था। ये इंसान इतने बड़े और खूबसूरत घर में क्या अकेला रहता है? इफ्रा ने इर्द गिर्द किचन को देखते मुंह में बुड़बुड़ाते हुए खुद से कहा, और चलती हुई फ्रिज के पास आई। इसे खोले अंदर से उसने जैम निकाला और डाइनिंग टेबल पर पड़ी ब्रेड को पकड़े उस पर जैम लगाए खाने लगी। पहले उसने पूरे किचन का जायजा लिया था। ब्रेड खाते हुए अचानक उसे ख्याल आया तो उसके हाथ रुक गए। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं किसी अनजान के घर कैसे रह सकती हूँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? घर वाले जैसे भी हैं, लेकिन आप ही और अंकल को मेरी परवाह है। अगर इस खतरनाक इंसान ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? लेकिन अभी तक किया नहीं, लेकिन आगे कर सकता तो है ना? इफ्रा दिल ही दिल में अपने सवालों के जवाब दे रही थी। अभी बैठी हुई इसी बारे में सोच रही थी कि जब उसे कुछ जलने की बू आई और उसने इर्द गिर्द देखा, किचन में धुआं जमा होने लगा था। इफ्रा चेहरे पर परेशानी लिए जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर की तरफ भागी, लेकिन आंखें तो इसकी हर तरफ फैले हुए आग को देखते इफ्रा का रंग पीला पड़ गया था। वो पीछे को कदम लेती अंदर की तरफ भागी। चेहरा उसका सुर्ख हो गया था। आग हर तरफ एक सेकंड से पहले फैलती जा रही थी। किंग, जो घर से बाहर निकल आया था और गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जब उसका मोबाइल रिंग हुआ, नंबर देखते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काम हो गया, किंग ने कॉल अटेंड करते पूछा, लेकिन मुकाबिल की बात पर उसने झटके से गाड़ी रोकी। लेकिन वो तो ये सब कल करने वाला था ना? किंग ने सर्द लहजे में कहा। लेकिन फिर मुकाबिल की बात सुने बगैर मोबाइल बंद किया और गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ दी। रैश ड्राइव करते वो अपने घर पहुंचा। आग हर तरफ फैल चुकी थी। आसपास दरख्त भी थे, इसलिए आग जल्दी फैल रही थी। किंग आग की परवाह के बगैर अंदर की जानिब बढ़ा और इसने इर्द गिर्द देखते इफ्रा को आवाज़ देने लगा। इफ्रा, जो दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी, किंग की आवाज़ सुनते बाहर की तरफ भागी। मैं यहाँ हूँ, इफ्रा ने ऊंची आवाज़ में कहा। नाम तो वो जानती नहीं थी, लेकिन बाहर आते उसे समझ नहीं आई कि किस तरफ जाए। हर तरफ धुआं फैला हुआ था। मैं क्या करूँ? मैं भी मरना नहीं चाहती, इफ्रा ने भारी लहजे में कहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आई तो वहीं ज़मीन पर बैठे ऊंची आवाज़ में रोने लगी। किंग, जो इफ्रा की तलाश में एक एक कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर देख रहा था, इसी चक्कर में उसका हाथ जल गया था, लेकिन उसे अपनी परवाह कहाँ थी। इफ्रा के रोने की आवाज़ सुनते किंग वहाँ आया और उसे लगा जैसे ज़मीन पर कोई बैठा हो, लेकिन उसने आवाज़ से पहचाना था, क्योंकि हर तरफ धुआं फैला हुआ था। इफ्रा, किंग ने उसे आवाज़ दी। जो किंग की आवाज़ सुनी एकदम खामोश हो गई थी। मैं मरना नहीं चाहती और जलकर मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। इफ्रा ने किंग के खड़े होते बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लग गई और किंग के शर्ट को दबोचते भी बेसिर खौफजदा लहजे में कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा प्रिटी गर्ल। किंग ने गंभीर लहजे में कहते उसे बाहों में उठाया और उसे बाहर की तरफ ले गया। इफ्रा ने उसके सीने में मुँह छुपाए आंखें बंद कर ली थी। डर से वो होले होले कांप रही थी। किंग उसे वहां से लिए निकल गया। पीछे घर पूरा चल गया, जो इफ्रा को बहुत पसंद आया था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? सैरिश ने खौफजदा लहजे में तसीन को देखते ही पूछा। अब तो उसे तसीन से खौफ महसूस हो रहा था। देखो सैरिश, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ, तसीन ने संजीदगी से कहा। क्या? लेकिन क्यों?
मुझे आपसे शादी नहीं करनी, सैरिश ने फौरन खड़े होते दो टोक अल्फाज में कहा। तुम किसी और को पसंद करती हो? तहसीन ने एक आबरू चुकाते पूछा। देखो मिस्टर, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे निकाह नहीं करना, सैरिश ने गुस्से से कहते वहाँ से जाना चाहा। तुम यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। आपसे डायरेक्ट तुम पर आ गई, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, तहसीन ने सैरिश के करीब आते कहा। आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं मिस्टर, और क्या आप एक मुलाजमा से निकाह करना चाहते हैं? अगर तुम्हें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता तो अपनी और मेरी उम्र का तो लिहाज कर लो, सैरिश ने करख्ती से तहसीन को देखते कहा, जो तहम्मुल से उसकी बात सुन रहा था। उम्र का क्या है, प्यारी लगती हो तुम, मुझसे छोटी ही हो, और मैंने कहा ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात है मुलाजमा की, तो मुझे लगता है कि इस बात से मुझसे ज़्यादा तुम्हें फ़र्क पड़ता है, तहसीन ने आंखें छोटी किए सैरिश की कमर में हाथ डालते उसे खुद के करीब करते गंभीर लहजे में कहा। मुझे आपसे निकाह नहीं करना, आपको जो करना है कर ले, सैरिश ने तहसीन की आंखों में देखते बेखौफी से कहा और उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे करना चाहा, लेकिन नाकाम रही। तहसीन बेशक उम्र में उससे छोटा था, लेकिन उसके चौड़े कंधे और 6 फुट से निकलता कद, उसके सामने सैरिश छोटी ही लग रही थी। तहसीन के चेहरे पर उसकी बात सुनते मुस्कुराहट आ गई। इसी कमरे में जब बिना कुछ खाए पिए रहोगे ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन तुम नहीं चाहोगे कि शाम को तुम घर ना पहुंचकर अपनी माँ को परेशान करो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, अच्छी तरह सोच लो, मैं 1 घंटे बाद आऊँगा, तहसीन ने सैरिश की गाल को थपथपाते हुए कहा और उसकी कमर को छोड़ा जो उसके सहारे खड़ी थी और तहसीन के छोड़ते ही ज़मीन पर जा गिरी। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, सैरिश ने गुस्से से तहसीन को देखते ही चीख कर कहा। ले लेना, लेकिन बाद में, तहसीन एक आंख दबाते हुए बाकी से कहा और कमरे से बाहर चला गया। सैरिश फौरन उठते भागते हुए दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाज़ा तहसीन लॉक करके चला गया था। सैरिश ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन तहसीन तो फ्लैट को लॉक किए वहाँ से जा चुका था। पीछे सैरिश वहीं ज़मीन पर बैठ के बेबसी से रोने लगी। उसके साथ क्या कुछ हो गया उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सीन चेंज। किंग इफ्रा को अपने फ्लैट पर ले आया था, उसे सोफे पर बिठा और खुद उसके साथ बैठ गया। इफ्रा खामोशी से बैठी हुई थी, अभी तक वो शौक में थी। तुम ठीक हो? किंग ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। आपका इतना खूबसूरत घर 1 सेकंड में जल गया, आप तो काफ़ी परेशान होंगे ना? ये सब किसने किया? इफ्रा ने धीमे लहजे में पूछा। तुम्हें वो घर पसंद आया था? किंग ने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किए पूछा, जो बेतासुर चेहरे से किंग को देख रही थी। किंग ने इफ्रा की आंखों में देखा और बिना उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसके नाजुक होंठों पर झुक गया। इफ्रा की आंखें हैरानगी से फैल गई। किंग ने नरमी से उसके होंठों को छुआ और फिर पीछे हो गया। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन इफ्रा के गुलाबी होंठों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। जब भी वो उसके पास होती, किंग का दिल बगावत करने लगता। ये क्या किया आपने? इफ्रा ने कपकपाते लहजे में किंग से नजरें चुराते पूछा। जो किया है क्या दोबारा करके बताऊं? किंग ने गहरे लहजे में अपने हाथ के अंगूठे से इफ्रा के होंठ पर फेरते उसके चेहरे पर नजरें जमाए कहा। इफ्रा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम्हारा चेहरा सुर्ख क्यों हो रहा है? किंग ने इफ्रा को देखते मुस्कुराहट दबाते पूछा। मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनते किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं खाना ऑर्डर करने लगा हूँ, कुछ देर में आ जाएगा, और घर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, किंग ने उसकी गाल को थपथपाते हुए कहा। इफ्रा की नज़र किंग के हाथ पर पड़ी। आपका तो हाथ जल गया, इफ्रा ने परेशानी से किंग का हाथ अपने नाजुक हाथ में लेते कहा। किंग तो हैरानगी से इफ्रा को देख रहा था। ये लड़की उसे कभी अपनी बातों तो कभी अपनी हरकतों से हैरान कर देती थी। तुम क्या चीज़ हो? मेरे दिल पर तो काबिज हो रही हो, मज़ीद क्या चाहती हो? किंग ने एक धीमे लहजे में इफ्रा को देखते कहा, जिसने नासमझी से किंग को देखा। लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ तल्ख यादें आई तो वो फौरन होश में आया और अपना हाथ खींचते खड़ा हो गया। जाओ अंदर कमरे में आराम करो, किंग ने सर्द लहजे में कहा। फौरन उसका लहजा तब्दील हुआ था। इफ्रा ने हैरानगी से उसे देखा और खामोशी के साथ वहां से उठकर चली गई। किंग ने अपने बालों में हाथ फेरे, गहरा सांस लिया। मैं ये क्या कर रहा हूँ? किंग ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। जारी है। ये तो रीडर्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।